मैं हूं संजय और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का द्वितीय भाग। आज हम लोग द्वितीय भाग में पढ़ेंगे अर्थात चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना, जिसमें द्वितीय और तृतीय को देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जीडीपी। और प्रत्येक बार की तरह इस बार भी हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो वीडियो के इस भाग से आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की हम लोग तुलना यहाँ पर करेंगे। इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना करने के लिए अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तुलना करने के लिए इन क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं को हमें गिनना पड़ेगा अर्थात गणना करना पड़ेगा। अर्थात यूँ कहें, तीनों क्षेत्रकों की तुलना के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना आवश्यक हो जाता है। तभी हम इन वस्तुओं का या इन क्षेत्रकों का तुलना या गणना कर सकते हैं। अब एक समस्या उत्पन्न होता है कि इनके द्वारा हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसको गिनना, द्वितीय क्षेत्र में जितने भी वस्तु उत्पादन होता है उसको गिनना, और तृतीय क्षेत्र में जितने भी वस्तु का उत्पादन होता है उसको गिनना एक बहुत बड़ी असंभव कार्य साबित होता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक उपाय खोजा। क्या उपाय खोजा? इस समस्या के समाधान के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक सुझाव दिया, और वह सुझाव है वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक संख्याओं का योग के स्थान पर अंतिम मूल्य का उपयोग करना चाहिए। मतलब है, कहने का अर्थ होता है कि सभी वस्तुओं की गिनती नहीं करना है, अब हम अंतिम वस्तु की गिनती करेंगे। अब प्रश्न आपके दिमाग में उठता है, ये अंतिम वस्तु क्या है? तो आइए अब हम लोग जानते हैं अंतिम वस्तु क्या है या किसे कहते हैं। अंतिम वस्तु अर्थात ऐसी वस्तु जो अंतिम उपभोग या प्रयोग के लिए तैयार हो, जिसे पुनः बेचा ना जाए, वह अंतिम वस्तु कहलाता है। जैसे बिस्कुट। इसे और विस्तार से समझने के लिए हम इस डाटा को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है और वह गेहूं 8 रुपये पर केजी के दर पर एक मिल वाले के पास बेच देता है। अब मिल वाला उस गेहूं को आटे के रूप में परिवर्तित करता है और उस आटे को 12 रुपये के दर पर एक फैक्ट्री को देता है जहां पे बिस्किट बनाया जाता है। अब वह फैक्ट्री वाला उस आटे को अन्य वस्तुएं मिलाकर 10 पैकेट बिस्किट के रूप में निर्माण कर लेता है। अब मान लीजिए कि एक पैकेट का कीमत 5 रुपया है, तो 10 पैकेट का कीमत कितना होगा? 10 × 5 अर्थात टोटल 50 रुपया। अब यही 50 रुपया आपका अंतिम मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अंतिम मूल्य कहलाएगा। और गेहूं और आटा ये आपका मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा, और बिस्किट आपका अंतिम वस्तु कहलाएगा। जब भी अगर पूछा जाए कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है, तो यह दोनों आपका गेहूं और आटा आपका मध्यवर्ती वस्तु होगा और बिस्किट आपका अंतिम वस्तु होगा। अब एक और प्रश्न उठता है कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों की जाती है? तो केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना इसलिए की जाती है क्योंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य पहले से ही शामिल होता है। अर्थात गेहूं, आटा और बिस्किट बनाने में जितने भी लोगों का योगदान इसमें लगा है, उन सभी लोगों के वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य इसमें शामिल किया गया है। इसलिए हम अंतिम मूल्य का गणना करते हैं और कई जटिलताओं और दोहरे गणना से हम बच जाते हैं। अतः अंतिम मूल्य अच्छा मूल्य माना जाता है। आइए अब इसी कड़ी में हम लोग जानते हैं जीडीपी के बारे में। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको अगर हिंदी में जाने तो होगा सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या है? किसी भी देश के सीमा के अंदर किसी विशेष वर्ष में तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहते हैं। अर्थात
किसी भी देश के सीमा के अंदर जीडीपी किसी भी देश के सीमा के अंदर निकाला जाता है और यह किसी विशेष खास वर्ष में निकाला जाता है। खास वर्ष का मतलब होता है एक निश्चित वर्ष निर्धारित किया जाता है कि किस वर्ष में हमको जीडीपी निकालना है। अब तीनों क्षेत्रकों का उत्पादनों के योगफल को, अर्थात जो भी हमारा तीनों क्षेत्रकों में जो उत्पादन होता है उसका योगफल अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वही हमारा जीडीपी होता है। अब अंतिम मूल्य ऑलरेडी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। आइए अब हम जीडीपी के कुछ प्रमुख तथ्यों को जानते हैं। जीडीपी की गणना भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा की जाती है। यह किसी अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति को दर्शाता है, अर्थात जीडीपी किसी भी देश की आंतरिक शक्ति को बताता है। इसका प्रयोग तुलनात्मक अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययनों के लिए किया जाता है, अर्थात तुलना के लिए अर्थव्यवस्था में इसका आर्थिक अध्ययनों के लिए किया जाता है। अब हम लोग क्षेत्रकों के ऐतिहासिक परिवर्तन को देखेंगे। सामान्यतया अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। अर्थात किसी भी देश के विकास में यह देखा गया है कि प्रथम जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय देखा गया है। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक में तृतीय क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुछ उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यह सामान्य लक्षण देखा गया है। अर्थात लगभग 100 वर्षों में यह देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग जो नियोजित हैं वो तृतीय क्षेत्र में हैं, अर्थात सेवा क्षेत्र में हैं। अब हम लोग भारत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के आरेख के माध्यम से स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक आरेख दिख रहा होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का। आरेख 1 तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 1973-74 और 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई। ये जो आरेख दिख रहा है 1973-74 का, देखिए ये आरेख जो है उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है, यानी तीनों क्षेत्रों का जो उत्पादन है उसकी मात्रा को दर्शाता है। देखिए कितना छोटा रूप में ये ग्राफ है। वहीं 2013-14 में जाइए तो ये देखिए ये ग्राफ कितना लंबा हो जाता है। अरे तीनों क्षेत्रों का जो उत्पादन का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि लगभग 40 वर्षों में जो उत्पादन का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा विकास किया है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। अब एक नए आरेख में उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। आपके स्क्रीन पर एक नया आरेख होगा, आरेख 2, जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी को प्रदर्शित कर रहा है। 1973-74 में देखिए कि किस प्रकार से प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का हिस्सेदारी था। वहीं 2013-14 में इसका हिस्सेदारी देखिए में थोड़ा परिवर्तन हो गया। प्रथम क्षेत्र घट गया, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि तो हुआ लेकिन उतनी मात्रा में वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन तृतीय क्षेत्र में इसके हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि आज लगातार तृतीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र का हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ रहा है। अब हम लोग एक नए आरेख में रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी को देखेंगे किस प्रकार से किस क्षेत्र में रोजगार की स्थिति है। देखिए आपके स्क्रीन पर एक आलेख 3 दिख रहा होगा, रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। यहाँ पे देखिए 1972-73 में लगभग प्रथम क्षेत्र में 74% लोग कृषि कार्यों में लगे थे, अर्थात रोजगार की हिस्सेदारी लगभग प्रथम क्षेत्र में 74% था। वहीं द्वितीय क्षेत्र में 11% था और तृतीय क्षेत्र में यह 15% था। वहीं आप दूसरे ओर आइए 2011-12 में तो ये प्रथम क्षेत्र में घट करके 49% हो गया। वहीं द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि तो हुआ लेकिन उतना ज़्यादा वृद्धि न हो करके यह 24% हो गया। अर्थात अब द्वितीय क्षेत्र में 24% लोग रोजगार में लगे हुए हैं और यह तृतीय क्षेत्र में रोजगार की स्थिति 27% है। अर्थात 2011-12 में तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सेदारी रोजगार का है वह 27% है।
अब अगर इन दोनों ग्राफों की अगर हम तुलना करें तो निम्न प्रकार से हम इसको तुलना कर सकते हैं। देखिए 1973-74 में प्रथम क्षेत्र में जो सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सेदारी था वो इतना था, वहीं रोजगार का हिस्सेदारी लगभग 74% था। वहीं द्वितीय क्षेत्र में देखें तो विशेष कोई अंतर नहीं है, लेकिन तृतीय क्षेत्र में आप देखिएगा तो सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सेदारी लगभग इतना है और यह रोजगार की स्थिति 15% है। वहीं आइए 2013-14 में आइए जीडीपी में जो हिस्सेदारी था वो इतना था, लेकिन अगर वहीं आप रोजगार के हिस्सेदारी में अगर आइए 2011-12 में तो वह देखिए 49% के करीब हिस्सेदारी था। वहीं द्वितीय क्षेत्र में विशेष कोई अंतर यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन तृतीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। जीडीपी में अगर हिस्सेदारी है तो तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा है, लेकिन रोजगार की स्थिति में यह कम होता गया, अर्थात 27% के करीब है। इस प्रकार से अगर निष्कर्ष रूप में देखा जाए कि जीडीपी का हिस्सेदारी और रोजगार के हिस्सेदारी प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत अंतर है। 2013-14 में जीडीपी का हिस्सेदारी देखिए कम है, लेकिन रोजगार की हिस्सेदारी ज़्यादा है। द्वितीय क्षेत्र में विशेष कोई अंतर नहीं है, लेकिन तृतीय क्षेत्र में जो है वो 13-14 में जो है जीडीपी का हिस्सेदारी तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा है, लेकिन रोजगार का हिस्सेदारी कम है। अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की तुलना करें, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।